दिग्विजय जी, अब तो यहाँ आप हरियाणा में आ गए, पानीपत है, हालांकि आज जबरदस्त ठंड में शायद आज यात्रा देर से शुरू हुई। नहीं, हाँ। ये हुई क्योंकि राहुल जी को सोनिया जी को देखने जाना था जी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा डिले किया। तो राहुल जी शायद बागपत से भी मदर को देखने गए थे रात में। हाँ, रोज जाते हैं, तो एक बड़ी बात है कि उनकी माँ की, लेकिन टाइम पर आ जाते हैं। हाँ, एक बड़ी बात है कि माँ की तबीयत खराब है सोनिया गांधी जी की। रात को राहुल गांधी बागपत से भी गए, शायद बड़ौद से भी चले गए थे, बड़ौद से वापस गए यात्रा करने के बाद, और फिर वापस आ गए और फिर समय पर सुबह सुबह यात्रा शुरू हुई इस ठंड में भारत। तो दिग्विजय जी, चूंकि हम लोग हरियाणा में हैं, अब पंजाब होते हुए कश्मीर की दिशा में आप जाएंगे, अभी तक क्या है अनुमति का या क्लियरेंस का, ये सब कुछ बात हो गई है? हाँ, हम आभारी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर के, हाँ, जिन्होंने स्वीकृति दे दी है। हाँ, हो गई बात। तो अभी तक के हिसाब से समयबद्ध तरीके से शेड्यूल पर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है। अहेड ऑफ शेड्यूल। तो अभी तक के हिसाब से आप कश्मीर में कब झंडा फहराने का? पहले 30 तारीख थी शायद, 30 जनवरी। 30 जनवरी रहेगी। 30 जनवरी है। तो ये सवाल बार बार मैंने पूछा है आपको। अब हरियाणा वो राज्य है जहां कांग्रेस लगातार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके सत्ता से जब बेदखल हुए पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त हुई। बीजेपी की 10 सीटें हरियाणा में जीती हुई है। तो मैं फिर वही सवाल बार बार पूछूंगा कि जिन राज्यों से गुजर रहे हैं वहाँ कांग्रेस, आपको लगता है कि चुनावी नतीजे को बदलने की कोई जमीन भी तैयार हो रही है? मैं माफ करेंगे, फिर से वही उत्तर दूंगा। आज देश हमारे सामने पहले है, बाद में पार्टी है। हाँ। देश को हम कब तक इस हिंदू मुसलमान के बंटवारे में आंख से जलते रहेंगे? मैंने कहा ना, प्रश्न देश का है कि कब तक हम लोग इस देश को हिंदू मुस्लिम के नफरत की आग में जलते देखते रहें। कब तक हम हर बिंदु को केवल राजनीति में नहीं, ये चश्मे से ही देखते रहें। हमको कभी ना कभी देश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जैसे बीजेपी कहती है, अभी भी बयान लगातार उनके आ रहे हैं कि भाई भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, टूटा कब? ये तो इसमें बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पहले से ही भारत विरोधी लोग हैं। ये सब बयान दर्जनों बीजेपी के नेता और ये लोग देते रहते हैं। पहली बात तो बताइए कि टुकड़े टुकड़े गैंग है कहाँ? स्वयं होम मिनिस्टर की रिप्लाई में कहा गया है, अमित शाह जी के मंत्रालय ने कहा है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? वो कन्हैया कुमार को लेकर कह देते हैं, और जो शामिल होते हैं एनजीओ उनको। हम उनको कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के वो लोग हैं, बताइए। नहीं, वो तो सही है। अब ये बात आती है कि फिर भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन, 4 दिन और 112, 13 दिन, और उसके बाद लंबा सफ़र। अब कितने दिन है? मेरे ख्याल से अगर आज से देखेंगे 30 तारीख तक, तो मोटे तौर पे 23-24 दिन और है। 23-24 दिन और है। हाँ, तो लगभग 23-24। 20 को पंजाब से निकल जाएंगे जी। एक दिन हिमाचल में रहेंगे, बाद में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ा एब्सर्ड सवाल है, लेकिन बहुत ठंड है। थोड़ा एब्सर्ड सवाल है, लेकिन जैसे बहुत ठंड है, मैंने भी जैकेट पहन रखी है, इसके अंदर भी इनर स्वेटर है, आपने भी पहन रखी है, सबने पहन रखी है, राहुल जी क्यों नहीं पहन रहे? वो बड़े अच्छा इसका विश्लेषण करते हैं। हाँ। कि आप मुझसे सवाल करते हैं कि मैंने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने। हाँ। लेकिन गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, उन लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? वो जब फटे कपड़े पहनकर घूमते हैं तो मीडिया उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि तुमको ठंड नहीं लगती क्या? नहीं, ये सवाल सही है, लेकिन फिर राहुल जी भी तो पिछले जाड़े तक पहनते रहे हैं, अगले जाड़े में भी हो सकता है पहने। ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की का तपस्या का एक स्वरूप उसका अलग होता है, ये उनका है। आवाज
आवाज़ इतनी आती है। बहरहाल देखिए, ये सवाल मैं पूछता हूँ, कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि ये कौन सा सवाल है, ये क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन चूंकि ठंड है और एक सहज जिज्ञासा भी होती है मेरे में, इतनी ठंड है 6 डिग्री टेम्परेचर में, मेरे लिए भी, मैंने जैसा कि कहा, जैकेट और उसके भीतर भी स्वेटर इनर पहना है, जितने लोग दिख रहे हैं वो भी है, तो एक सहज जिज्ञासा होती है कि आखिर इतनी ठंड में कैसे चल रहे हैं। वही सवाल इसलिए मैंने दिग्विजय सिंह जी से पूछा। और अब इनकी यात्रा यहाँ से लगभग 4.5-5 किलोमीटर चलने के बाद बीच में यात्रा का ब्रेक होगा और उसके बाद लंच ब्रेक के बाद फिर आगे की यात्रा। और एक सवाल विपक्षी एकता का भी होता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ऐसा लगा कि विपक्ष एकजुट होगा, कुछ नेता शामिल भी हुए, आदित्य ठाकरे शामिल हुए, स्टालिन का समर्थन मिला, जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए लेकिन सपोर्ट मिला, लेकिन इससे जो एक विपक्षी एकता की धुरी मजबूत होती दिखनी चाहिए थी, वो दिख रही है क्या? पहली बात तो हम उनके सब आभारी हैं, भले वो शामिल हुए कि नहीं हुए, उन्होंने समर्थन दिया है। हाँ। और हमने शुरू में कह दिया था कि जो आज इस भारत में जलती हुई वैमनस्यता की आग हाँ। से चिंतित है, हाँ। उनको इसमें शामिल होना चाहिए। हाँ। और जो शामिल नहीं हो पा रहे उनको समर्थन देना चाहिए। हाँ। तो हमें समर्थन मिल रहा है। हाँ, लेकिन जब आप बात करते हैं विपक्ष की एकता की, तो विपक्ष की एकता तो 2004 में भी नहीं थी। हाँ। हाँ, चुनाव के बाद भी उसमें कुछ दल जुड़े होंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP पे आए। हाँ। और पूरी अच्छी तरह सफलता से UPA 1 ने काम किया। हाँ। UPA 2 ने भी काम किया। हाँ। आप लोग विपक्ष की एकता को बहुत अलग ढंग से देखते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2004 में बीजेपी की भी ये स्थिति नहीं थी, मोदी नहीं थे, 300 पार बीजेपी नहीं थी, 50% वोट नहीं थे। मोदी क्या ईश्वर का अवतार है क्या? वो भी राजनीतिक है। अटल बिहारी वाजपेयी को आप कहते थे उस समय कि देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, स्टेट्समैन उनको कहा जाता था। यही कहते थे कि इंडिया शाइनिंग हाँ। और ही इज कमिंग बैक। हाँ। कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे। फिर क्या हुआ? पूरा कैंपेन 2004 का प्रमोद महाजन के नेतृत्व में इंडिया शाइनिंग का ही हुआ। यही हुआ। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर UPA की सरकार बनी। आप वही कहना चाह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ जी। लेकिन आज की स्थिति और 2004 की स्थिति में बदलाव है। मैं फिर वही वापस विपक्ष की बात करूंगा, चूंकि अटल जी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ। मैं कांग्रेस में था, हूँ और रहूँगा, हाँ। लेकिन अटल जी का सम्मान करता था। हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी प्रशंसा की थी। हाँ। इंदिरा जी ने भी, राजीव जी ने भी। हाँ। क्योंकि अटल जी विचारधारा से जनसंघ और भाजपा में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी वैमनस्य बढ़ाने का काम नहीं किया। हाँ। और मोदी जी ने जब गुजरात में उनका जो कार्यकाल रहा, अटल जी केवल एक भाजपा के नेता थे जिन्होंने उनको कहा था राजधर्म निभाने की बात का पालन करिए जी। तो उनकी तुलना इनसे नहीं की जा सकती। हाँ। वो आप सही कह रहे हैं दिग्विजय जी, लेकिन सवाल ये इसलिए उठता है कि एक तरफ एक पार्टी है जिसको विनिंग मशीन कहा जाता है, 24 घंटे चुनाव, लगातार चुनाव के लिए हर तरह से साम दाम दंड भेद अख्तियार करते हुए चुनाव लड़ना, और एक तरफ विपक्ष है जिसमें कई धुरी है, कई अलग अलग दल हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। 1952 से लेकर कांग्रेस पावर में रही। हाँ। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग एक उस पर पहुँचे जहाँ पे हमको दिक्कत आई। 96 में भी, 97 में भी हम लोग केवल 2 राज्यों में रह गए थे। फिर वापस आए। 77 में लोग कहते थे कांग्रेस खत्म है, नहीं कहते थे। हाँ, और 80 में इंदिरा गांधी अपार बहुमत से आई। तो ये लोकतंत्र अगर जीवित है तो वो केवल जनता ही उसको जीवित रख सकता है। तो लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व के स्तर पर विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोई कवायद इसके अलावा? फिर आप उसी प्रश्न पे आ जाते हैं। चूंकि सर वो आप जानते हैं कि आप उस सवाल का सीधा जवाब नहीं भी देंगे तो विपक्ष के बिखराव का फायदा ही सामने वाली पार्टी को मिलता है, सत्ताधारी दल एक को। बात मान लीजिए, विपक्ष अधिकांश जो है
वो आरएसएस की मूल विचारधारा के विरोध में है। हाँ, ये वो किसी न किसी तरह या तो लोहियावादी है हाँ, या कांग्रेस से टूटा हुआ एक गुट है। हाँ, विचारधारा की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आज विचारधारा की है। हाँ, क्या भाजपा को, आरएसएस को, क्या भारतीय संविधान पे भरोसा है? अगर है तो हिंदू राष्ट्र की बात करना बंद कर दीजिए, और नहीं है तो फिर आप संविधान की शपथ लेना आपके लिए नाटक नौटंकी है। तो वो तो कहेंगे फ्रिंज एलिमेंट हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं वो फ्रिंज एलिमेंट है कौन, और उन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ आपकी कार्रवाई क्या की है? जिस फ्रिंज एलिमेंट के खिलाफ उन्होंने सस्पेंशन किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? जिन लोगों ने खुलेआम इस अपने मंच से कत्लेआम की बात कही, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आरएसएस की कोई मेंबरशिप तो है नहीं, जिसने कुछ कह दिया कि हमारा मेंबर नहीं। अरे आपका रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, आपकी मेंबरशिप नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे मेंबर आपका है कि नहीं है? आपका पंजीयन क्यों नहीं कराते आरएसएस? कराए। आपका अकाउंट कौन सा है? आपको आरएसएस को गुरु पूर्णिमा पर दक्षिणा मिलती है, उसका अकाउंट में कौन से पैसे में जाता है? कहाँ जाता है? उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों नहीं लगता है? अपने ट्विटर अकाउंट में उन्होंने डाला कि आरएसएस ने 7 करोड़ का की दवाई, भोजन आदि बांटे कोविड में। अब बताइए कि जो अनरजिस्टर्ड संस्था है उसके पास 7 करोड़ आए कहाँ से? मैंने इस बारे में पत्र लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों नहीं बनाया? जवाब नहीं मिलता। तो ये जो संस्था है ये भरोसे लायक नहीं है। ये आरएसएस के मामलों पर दिग्विजय सिंह लगातार मुखर रहे, बोलते रहे 20 साल से, लेकिन ऐसा लगता नहीं देश में ऐसा नफरत का माहौल बन गया है कि कई बार लगता है 5-10 साल के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश में सनातन धर्म की परंपरा हजारों वर्षों चली आ रही है। तस्वीर दिखाइए, इधर भी जो स्वागत के लिए लोग आए और हैं। वो सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक आयोजन हो, क्या बिना शांति पाठ के प्रारंभ होता है? क्या हम लोगों की जो नारे लगते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, बिल्कुल। बताइए ऐसा कौन सा धर्म है जो इतना व्यापक हो, जो कहे कि पूरा विश्व हमारा परिवार है? तो ये सनातन परंपराओं के विपरीत ये भाजपा है और संघ है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सब हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ जाते हैं, जबकि सावरकर जी ने खुद ने कहा है कि हिंदू का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो सारी बात आपकी सही है, लेकिन अगर जनता के दिमाग में वही भर गया कि 370 हट गया, मंदिर बन रहा है, यही निकालेगा। अमित शाह ने अभी कह दिया कि 1 जनवरी की तारीख तय हो गई मंदिर बनने की। मंदिर बनाने में किसने रोका? किसने रोका? हमने शुरू से कहा था अदालत का फैसला मानिए, अदालत ने फैसला दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया, बनाइए। हमने भी चंदा उसमें दिया। शिवराज चौहान ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिए, तो क्या उनका मंदिर हो गया? क्या हम लोगों को भगवान राम को क्या उन्होंने उसको खरीद लिया है क्या? भगवान राम सबके हैं, हमारे हैं। और महात्मा गांधी जिसकी हत्या नाथुराम गोडसे ने की, उनके जुबान से आखिरी शब्द क्या निकला? आखिरी शब्द का हे राम। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? तो ये जो अभी चंपत राय जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के मुखिया है, चंपत राय पहले तो ये बताएं कि वो जमीन का क्या हुआ? वो जमीन के बारे में स्पष्टीकरण हमको तो दें। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो तारीफ कर दी है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन ये भी आरोप लगता है दिग्विजय जी, आप तो चूंकि सीनियर लीडर हैं तो आप सब चीज़ बारीकी से जानते समझते हैं कि कांग्रेस भी कई बार द्वंद्व में हो जाती है सेकुलरिज्म के मुद्दे पर, और बीजेपी जिस ढंग से हिंदुत्व का कार्ड खेलती है उसके काउंटर करने के चक्कर में कई बार बीजेपी की रास्ते पर भी थोड़ा चलती दिखने लगती है कांग्रेस, चाहे मंदिर में जाने लगे। ऐसा नहीं, मंदिर में कौन नहीं जाता? कब मना किया?
किसने मना किया? क्या पंडित जी मंदिर में नहीं आते थे? जवाहरलाल जी, क्या इंदिरा जी नहीं जाती थी? क्या राजीव जी नहीं जाते थे? क्या कांग्रेस का किसी ने मना किया कि मंदिर मस्जिद में मत जाओ? हाँ, हम सबका सम्मान करते हैं, जितना हम सम्मान करते हैं मंदिर का उतना हम मस्जिद का भी करते हैं, गिरजाघर का भी करते हैं, गुरुद्वारे का भी करते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं चूंकि मोदी दिखने लगे केदारनाथ से लेकर काशी और महाकाल तक, इसलिए राहुल गांधी भी उसी तरह से महाकाल मंदिर में जाकर जमीन पर लेटते दिख रहे हैं। मोदी ईश्वर से बड़े नहीं हैं, और ये उनका जो ईश्वर स्वरूप का प्रचारित किया जा रहा है उनके भक्तों द्वारा, क्या ये हिंदू धर्म के अनुकूल है? क्या वे भगवान राम से बड़े हो गए? अब कांग्रेस अगर आगे 13-14 महीने की लड़ाई में कांग्रेस के मुख्य मुद्दे जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ये, लेकिन जब चुनाव आता है दिग्विजय जी, आप मुझसे कई गुना बेहतर जानते हैं क्योंकि कई राज्यों में आपने चुनाव लड़ा है, ये मुद्दे किनारे हो जाते हैं। फिर वही कोई ऐसा नारा लगता है कि शिमला जैसी ठंडक पैदा कर देंगे, गर्मी उतार देंगे, और ये तमाम शमशान कब्रिस्तान, और वो मुद्दे जनता पर प्रभावी हो जाते हैं। इनके पास और कोई मुद्दा है क्या? ये देश का यही इनका नेशनलिज्म है, यही राष्ट्रभक्ति है कि लोगों को बांट दो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, भोजन के नाम पर, पहनावे के नाम पर। यही राष्ट्र धर्म है क्या? यही राष्ट्रवाद है क्या? यही नेशनलिज्म है क्या? तो उस नेशनलिज्म का काउंटर आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा से उसकी ज़मीन तैयार हो रही है? निश्चित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि चलना भी है, बात भी करनी है, और दिग्विजय सिंह लगातार जो पहली टुकड़ी सेवा दल के लोग जो झंडा लेकर चलते हैं, उसके साथ दिग्विजय सिंह चलते हैं। आज जयराम रमेश नहीं दिख रहे, वो भी होते हैं, दिल्ली गए होंगे। अच्छा वो दिल्ली गए, और पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और कुछ भारत यात्री भी हैं जो कन्याकुमारी से चले हैं और अब यहाँ हरियाणा पहुँचे, और यहाँ से अगले 23 दिन की यात्रा है जब ये श्रीनगर पहुँचने का प्लान है। झंडा 30 जनवरी को श्रीनगर में फहराया जाना है, और यहाँ से मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर पीछे राहुल गांधी आ रहे होंगे पदयात्रा करते हुए। बहुत ज़बरदस्त ठंड है, ज़बरदस्त ठंड, हालांकि चलने से थोड़ी गर्मी आ जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप कहाँ से आ रही हैं? मैं हरियाणा से ही आ रही हूँ, कुरुक्षेत्र से। अच्छा जी, पार्टी की प्रवक्ता हूँ। अच्छा, हरियाणा में पार्टी महिमा की सिंह। तो हरियाणा में ही जुड़ी हैं आप? मैं महाराष्ट्र में भी जुड़ी थी और केरल में भी, वहाँ मैं ड्यूटी पर थी। अच्छा। यहाँ मैं यात्री के तौर पर जुड़ी हूँ। हाँ जी। तो हरियाणा में जुड़ी हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल लोकसभा चुनाव में हुआ, 10 की 10 सीटें हार गई। इससे चुनावी फायदा भी होगा कि नहीं? मैं सीधे जरा राजनीति पर आता हूँ, वैचारिक बात तो बहुत सारी हो रही है। ये तो हमारे नेताओं ने लगातार आपसे कहा है कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक जरूर है, हाँ। वैचारिक जरूर है, हाँ। आत्मिक है और एक तपस्या है। हाँ। चुनाव तो देखिए एक अभिन्न अंग है लोकतंत्र का और इस पूरी प्रक्रिया का। तो वो तो आप देखेंगे कि उसका जो प्रभाव होगा वो तो आने वाले समय में दिखाई देगा ही। इट इज़ इनएविटेबल। आज जयराम रमेश जी दिल्ली गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी की पार्टी से 15-16 लोग वापस कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, उन्हें ज्वाइन कराने गए हैं, और ये प्रभाव आपको दिखाई दे ही रहा है। हिमाचल में आपने प्रभाव देख लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं कुछ और लोगों से जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये काफिला पीछे आ रहा है और 1 किलोमीटर पीछे राहुल गांधी। कितना पीछे है? 1 किलोमीटर पीछे राहुल गांधी है, और ये सेवा दल कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो भारत यात्री हैं, राज्य यात्री हैं, अतिथि यात्री हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? भिवानी से। भिवानी से। तो आप चलिए फिर आगे बढ़िए। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।